प्रिय विद्यार्थियों, मैं डॉक्टर पुष्पा मिंज, सहायक प्राध्यापक समाजशास्त्र, शासकीय चंदूलाल चंद्राकर कला एवं विज्ञान महाविद्यालय पाटन, जिला दुर्ग में कार्यरत हूँ। आज के व्याख्यान में कंटेम्पररी इश्यूज इन इंडस्ट्री, उद्योग में समसामयिक मुद्दे, इस विषय के अंतर्गत लेबर लेजिस्लेशन, भारत में श्रम विधान या श्रम संनियम विषय का अध्ययन करेंगे। इसका अध्ययन हम 2 भागों में करेंगे। प्रथम भाग में अर्थात भाग 1 में श्रम विधान क्या है एवं इसकी विशेषताएं, उद्देश्य एवं कारखाना अधिनियम के बारे में हम जानकारी प्राप्त करेंगे। तो हम सबसे पहले देखते हैं कि भारत में श्रम विधान का अध्ययन करने के पहले देखते हैं श्रम विधान क्या है या श्रम अधिनियम क्या है, इसके बारे में चर्चा कर लें। औद्योगिक क्रांति ने लघु उद्योगों को बड़े उद्योगों में बदल दिया। इसके फलस्वरूप उद्योगों में छोटी छोटी मशीनों के स्थान पर बड़ी बड़ी यंत्रों की स्थापना की गई। उद्योगों में काम करने वाले थोड़े से श्रमिक विशाल समूहों में परिवर्तित हो गए। व्यक्ति ने विशेषीकरण एवं स्वचालिनीकरण को उद्योगों की आवश्यक दशा के रूप में स्वीकार किया। यहाँ हम देखते हैं 2 शब्द सामने आ रहे हैं, विशेषीकरण एवं स्वचालिनीकरण। इस शब्दों को पहले समझ लें। विशेषीकरण का अर्थ होता है किसी भी कार्य में निपुणता हासिल करना या किसी भी कार्य को करते करते उसमें निपुणता प्राप्त करना। और स्वचालिनीकरण यानी स्वयं की शक्ति से चलने वाला, अर्थात आज उद्योग में जो भी मशीनें हैं वह स्वयं से चलित होती हैं, स्वयं की शक्ति से चलित होती हैं। पहले क्या था कि जो भी उद्योग में जो भी मशीन चलते थे वो व्यक्ति की शारीरिक शक्ति के द्वारा उसको चलाया जाता था, किंतु अब आधुनिक समय में औद्योगिकरण के समय में जब से औद्योगिकरण का विकास हुआ है तब से उद्योगों में स्वयं की शक्ति से चलने वाले मशीनों या यंत्रों का उपयोग किया जाने लगा। लोग उसी को ज्यादा महत्व देने लगे। लेकिन ये है कि जो मशीनें हैं उसे चलाता तो स्वयं मनुष्य ही है। तो इसके कारण विभिन्न भाषा, धर्म, संप्रदाय एवं विचारधाराओं के लोग एक स्थान पर आकर काम करने लगे। शिक्षा, स्वतंत्रता एवं समानता की विचारधाराओं का विकास होने लगा। परंपरागत मूल्य, सामाजिक संस्थाओं की संरचना और कार्यों में भी परिवर्तन होने लगे। उत्पादन बड़े पैमाने पर होने लगा और जिसका परिणाम क्या हुआ कि पूंजी और शक्ति का संचय एक स्थान पर होने लगा। श्रमिक और पूंजीपति अपने अधिकारों के प्रति जागरूक हो गए। श्रमिक अपने अधिकारों के प्रति जागरूक हुआ और पूंजीपति भी अपने अधिकारों के प्रति जागरूक हुआ। इन सब का परिणाम क्या हुआ कि औद्योगिक क्षेत्रों में अनेक समस्याएं उत्पन्न होने लगी और यहाँ औद्योगिक क्रांति का जो रूप है वह क्या हो गया, औद्योगिक अशांति में परिवर्तित हो गया। श्रमिकों और मिल मालिकों के बीच जो संबंध है वो बिगड़ने लगे। इन समस्याओं को समाप्त करने और औद्योगिक क्षेत्रों में शांति व्यवस्था स्थापित करने का प्रयास किया जाने लगा, क्योंकि इससे उत्पादन प्रभावित हो रहा था। इसका परिणाम यह हुआ कि औद्योगिक जीवन से संबंधित कानूनों के निर्माण की आवश्यकता प्रारंभ हो गई। इससे कुछ व्यय संस्थाओं के निर्माण की आवश्यकता का अनुभव किया गया और इस व्यवस्था को ही श्रम अधिनियम के नाम से जाना गया।
अब आगे हम देखते हैं इसकी विशेषताएं क्या क्या हैं। सबसे पहली विशेषता ये है कि यह श्रम विधान का संबंध कानूनों के संग्रह से है, क्योंकि कानूनों का संग्रह यानी उसमें बहुत सारे श्रमिकों के कार्य से संबंधित, उनकी सुविधाओं से संबंधित ऐसे कानून का संग्रह किया गया। इस विधान का निर्माण शासन सत्ता के द्वारा होता है, इस कारण से यह मान्यता प्राप्त है। तीसरी विशेषता क्या है, देखिए, विधान सभी प्रकार के उद्योग पर समान रूप से लागू होता है, चाहे ये उद्योग ग्रामीण हो, नगरीय हो या कृषि से संबंधित है। किसी भी प्रकार के जो भी उद्योग है वहां पर यह जो श्रम अधिनियम है वो लागू किया जाता है। इन विधानों के निर्माण का उद्देश्य श्रमिकों को शोषण से बचाना भी है और साथ ही उन्हें सामाजिक न्याय, सुरक्षा, उनके कल्याण कार्य से संबंधित जो भी सुविधाएं हैं उनको भी प्रदान करना होता है। तो इन विधानों का निर्माण का उद्देश्य यह भी होता है कि श्रमिकों और पूंजीपतियों के बीच मित्रता का व्यवहार कायम किया जा सके, क्योंकि अक्सर पूंजीपति और श्रमिक के बीच में संबंध ठीक नहीं रहते हैं, क्योंकि दोनों ही अपने अपने लाभ के लिए प्रयत्नशील रहते हैं। इस कारण से इनके बीच में मित्रता का व्यवहार कायम रखना बहुत जरूरी है। तो यह भी एक श्रम विधान की विशेषताएं हैं। फिर हम आगे ये भी देखते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय जीवन में सहयोग, समृद्धि और एकता की स्थापना के लिए इसका निर्माण किया जाता है। तो ये कुछ विशेषताएं हैं और इसके साथ ही हम आगे और देखते हैं इनके उद्देश्य क्या है, क्योंकि बिना कोई भी विधान या कोई भी नियम उद्देश्यहीन नहीं होते हैं। तो उसी प्रकार श्रम विधान भी उद्देश्यों की पूर्ति के लिए ही बनाया गया है। हम उन उद्देश्यों में देखते हैं। सर्वप्रथम, यह श्रमिकों को सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक न्याय दिलाना, यह इसकी पहला उद्देश्य है। आर्थिक न्याय दिलाना, चाहे वो सामाजिक हो, राजनीतिक हो या आर्थिक हो, श्रमिकों को न्याय दिलाना इसका प्रमुख उद्देश्य है। और इसके साथ ही श्रमिक वर्ग के हितों की रक्षा करना, श्रमिकों में एकता एवं सहयोग की भावना को विकसित करना, श्रम कल्याण एवं सामाजिक सुरक्षा के प्रावधानों को उन्नत कराना, मालिकों और श्रमिकों के बीच में पारस्परिक अधिकारों और कर्तव्यों एवं उनके दायित्वों का निर्धारण करना, औद्योगिक शांति की स्थापना में सहयोग करना। और आगे हम और देखते हैं कि इसके क्या उद्देश्य हैं। सरकार, समाज और व्यवसाय के बीच उत्पन्न होने वाले टकराव की रोकथाम करना, क्योंकि यदि देश के विकास में आगे अपना हाथ बढ़ाना है और या उसमें सहयोग करना है, तो ऐसी स्थिति में समाज और सरकार और व्यवसाय इनके बीच में उत्पन्न होने वाले जो भी टकराव हैं उसको हम श्रम विधान के द्वारा ही इसकी रोकथाम कर सकते हैं। राष्ट्रीय श्रम कानूनों को अंतर्राष्ट्रीय श्रम कानूनों के अनुरूप बनाना और राष्ट्र के आर्थिक विकास में सहयोग करना, तो ये है इसके उद्देश्य। अब आगे हम देखते हैं श्रम विधान। वैसे तो श्रम विधान स्वतंत्रता प्राप्ति के पहले एवं स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद बहुत सारे श्रम विधान का निर्माण हो चुका है। तो इसमें हम ये देखते हैं कि स्वतंत्रता प्राप्ति के पूर्व बहुत सारे विधान लागू किया गया है। सन 1939 में द्वितीय विश्व युद्ध आरंभ करने के बाद युद्ध काल के समय श्रमिकों के लिए किसी भी प्रकार का अधिनियम नहीं बनाया जा सका, किंतु युद्ध समाप्ति के बाद, विशेषकर स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद, श्रमिकों के लाभ के लिए बहुत सारे अधिनियम पास किए गए। उसमें आज हम देखेंगे सबसे पहला कारखाना अधिनियम, इसके बारे में हम थोड़ी चर्चा कर लेंगे।
तो कारखाना अधिनियम यह 1948 में पारित किया गया। इसके अंतर्गत कुछ प्रावधान है, जिसमें सबसे पहला प्रावधान है स्वास्थ्य संबंधी प्रावधान। प्रत्येक कारखाना स्वच्छ एवं किसी नाली, शौचालय या अन्य प्रदूषण और दुर्गंध से मुक्त रखा जाए, यह एक प्रावधान है श्रमिकों के लिए। फिर है श्रमिकों को समुचित आराम और स्वास्थ्य को क्षति होने से बचाने के लिए उनकी समुचित व्यवस्था की जाएगी। तीसरा है कारखाने से होने वाले प्रदूषण की रोकथाम हेतु पर्याप्त मात्रा में उपकरण की व्यवस्था आवश्यक है। कारखाने का कोई भी काम करने का कमरा बहुत भीड़ भाड़ वाला नहीं होना चाहिए और जहाँ श्रमिक कार्य करते हैं वहाँ पर उपयुक्त प्रकाश की व्यवस्था होना जरूरी है। और स्त्री और पुरुष श्रमिकों के लिए सभी प्रकार की सुविधाएं, जैसे अलग अलग शौचालय की सुविधाएं और विश्राम के लिए सुविधाएं, तो ये सब अलग अलग व्यवस्था होनी चाहिए। दूसरा हम देखते हैं सुरक्षा संबंधी अधिनियम, कारखाना अधिनियम के अंतर्गत ही सुरक्षा संबंधी अधिनियम। तो इसमें जैसा कि नाम से स्पष्ट है, सुरक्षा से, श्रमिकों की सुरक्षा से संबंधित नियम। बिजली से चलाई जाने वाली कारखानों के सभी मशीनरी और उनके पुर्जों की सुरक्षापूर्ण स्थिति में रखना आवश्यक है, क्योंकि यदि वो सुरक्षापूर्ण स्थिति में नहीं है या सही प्रकार से वो मशीन नहीं है, उसकी देखरेख ठीक ढंग से नहीं हो पा रही है, तो उससे श्रमिकों को खतरा हो सकता है और इससे श्रमिकों की जान भी जा सकती है। इसलिए इन सब का रख रखाव का होना बहुत जरूरी है। और जहाँ पर जैसे रुई कारखाना है, तो रुई दबाने के कारखाने के किसी ऐसे भाग में जिसमें रुई धुनकी चल रही है, रुई को धुनका जाता है, तो ऐसे स्थान पर किसी भी स्त्री और बालक को काम पर नहीं लगाया जा सकता है। हर कारखाने की जो सीढ़ी है और फर्श है या जो भी मार्ग है कारखाने में जाने का मार्ग, वहां पर फिसलन नहीं होना चाहिए। खतरनाक धुएं, गैस आदि से सुरक्षा होनी चाहिए। प्रत्येक कारखाने में भीतर या बाहर आग लगने और उसके फैलने को रोकने के लिए उपाय किए जाने चाहिए। इसके लिए जगह जगह पर अग्निशमन यंत्र की व्यवस्था होनी चाहिए, ताकि कहीं पर भी ऐसी किसी भी प्रकार का खतरा जब उत्पन्न हो फैक्ट्री में, तो इन चीजों से उसको समाप्त किया जा सके या इसका निराकरण किया जा सके। तीसरा, कारखाना अधिनियम में तीसरा प्रावधान है कल्याण संबंधी अधिनियम। प्रत्येक कारखाने में वहां के कर्मकारों के उपयोग के लिए धुलाई की उपयुक्त और पर्याप्त सुविधा हो, क्योंकि कारखानों में यदि काम कर रहे हैं तो उनके कपड़े भी गंदे होते हैं। तो यदि श्रमिक अपने कपड़े को या अपनी किसी भी और भी चीज को धोना चाहे या सफाई करना चाहे, तो ऐसी स्थिति में उनके सफाई के लिए भी उचित व्यवस्था होना चाहिए, पर्याप्त सुविधा भी होनी चाहिए। वस्त्रों को रखने और सुखाने की भी व्यवस्था होनी चाहिए। तीसरा जो सुरक्षा संबंधी जो अधिनियम है, उसमें हम देखते हैं कि कारखाने में प्रत्येक जहां पर 150 कर्मकारों के लिए कम से कम एक की दर से प्राथमिक उपचार बक्से रखे जाने चाहिए, अर्थात फर्स्ट एड बॉक्स हर जगह रखे रहने चाहिए। जहां पर कि 150 कार्य करने वाले लोग हैं, वहां पर प्रत्येक 150 संख्या के लोगों के बीच में एक फर्स्ट एड बॉक्स का होना आवश्यक है। और जहां पर इतने और कर्मकार लोग या श्रमिक लोग जहां कार्य करते हैं, वहां पर उपयुक्त विश्राम कक्ष या भोजन कक्ष की व्यवस्था करना अनिवार्य है। और प्रत्येक कारखाने में जहां 30 से अधिक स्त्री कर्मकार नियोजित है, स्त्री कर्मकार यदि कार्य कर रहे हैं, तो वहां उनके 6 वर्ष से
6 वर्ष से कम के बच्चों के लिए उपयुक्त शिशु गृह का होना आवश्यक है। अगला चौथा विधान देखते हैं हम, स्त्री श्रमिकों को संरक्षण। खतरनाक मशीनों पर स्त्री को काम पर नहीं लगाना चाहिए। जहां पर भी ऐसे स्थान जहां कारखाना में खतरा है, वहां पर स्त्री श्रमिक कार्य नहीं कर सकते हैं। स्त्री श्रमिक से सप्ताह में स्त्री श्रमिकों को अधिक से अधिक 38 घंटे तक और प्रतिदिन 9 घंटे तक का काम लिया जा सकता है। इस अधिनियम के अंतर्गत किसी भी स्त्री को कपास पर प्रेस करने के कार्य पर नहीं लगाया जा सकता है। चलती मशीनों की सफाई करना, उसमें तेल डालना या सुधारने का कार्य पर भी स्त्रियों को नहीं लगाया जा सकता है। स्त्री श्रमिकों के 6 वर्ष से कम आयु के बच्चों के लिए शिशु गृह की व्यवस्था करना। और इसके अलावा और हम देखते हैं कि क्या क्या विधान और बनाए गए हैं, जिसमें काम के घंटे व नियुक्ति के संबंध में भी आदेश बनाए गए हैं। काम करने के लिए बच्चों की आयु 14 वर्ष और युवकों की आयु 18 वर्ष होनी चाहिए। तो ये पहले के समय में इस प्रकार की आयु निर्धारित की गई है और वर्तमान समय में तो इसका जो बाल श्रमिक है ये इनका कार्य करना निषेध माना गया है। वयस्कों के लिए सप्ताह में कार्य के घंटे 48 घंटे तथा एक दिन में 9 घंटे से अधिक नहीं होना चाहिए। कम से कम आधे घंटे का विश्राम दिए बिना किसी भी श्रमिक को लगातार 5 घंटे से अधिक काम उन श्रमिकों से नहीं लिया जा सकता है। आगे हम देखते हैं कि इस अधिनियम में आखिरी पॉइंट है सवेतन छुट्टी, अर्थात सवेतन यानी श्रमिक यदि छुट्टी भी ले रहा है तो उसका वेतन नहीं कटेगा, उसे वेतन दिया जाना चाहिए। तो किन किन प्रावधानों में श्रमिक का वेतन नहीं कटेगा, इसके बारे में हम थोड़ा सा बात कर लें। साप्ताहिक छुट्टी के अतिरिक्त, साप्ताहिक छुट्टी तो मिलती ही है और इसके अतिरिक्त प्रत्येक श्रमिक का 12 माह की निरंतर सेवा के पश्चात निम्न दर पर अतिरिक्त सवेतन छुट्टियों का भी अधिकार है। यदि वह 12 माह यानी 1 साल से अगर निरंतर कार्य कर रहा है तो उसके लिए ऐसे श्रमिकों के लिए सवेतन छुट्टी का अधिकार होता है। एक प्रौढ़ श्रमिक 20 दिन काम करने के बाद 1 दिन का सवेतन छुट्टी प्राप्त कर सकता है। वह 1 वर्ष में कम से कम 10 दिन सवेतन छुट्टी ले सकता है। और एक बाल श्रमिक जो होगा वो 15 दिन काम करने के बाद 1 दिन की तथा 1 साल में कम से कम 14 दिन की सवेतन छुट्टी ले सकता है। यदि कोई श्रमिक अपनी अर्जित छुट्टी लेने से पहले काम से हटा दिया जाता है अथवा स्वयं नौकरी छोड़ देता है तो मालिक पर उसे अर्जित छुट्टी की मजदूरी देने का उत्तरदायित्व है। यदि वो नहीं लिया है छुट्टी तो मालिक जो है वह उसको उसके कार्यों के बदले वेतन देगा। तो वर्तमान समय जो है यहाँ पर हम चर्चा किए हैं, कुछ लोगों को लगेगा भी कि यहाँ पर जो बाल श्रमिक है उनके लिए भी कार्यों के लिए प्रावधान दिया गया है, किंतु यहाँ ये होता है कि जो पहले समय में जो अधिनियम पास किए गए थे स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात जो अधिनियम थे उसमें उस समय जो बाल श्रमिक थे यानी 14, फिर भी वो 14 वर्ष से कम की आयु के नहीं होते थे, लेकिन वो 14 से ज्यादा वर्ष की आयु के ही होते थे। किंतु वर्तमान समय में ये जो बाल श्रमिकों का कार्य है इसे निषेध किया गया है। इसलिए आप ना सोचे कि बाल श्रमिक को अब भी कार्य कर सकते हैं। यदि ऐसे कार्य करते हुए आज बाल श्रमिक दिखते हैं तो उन्हें
काम नहीं कराना चाहिए, क्योंकि यह एक अपराध की श्रेणी में होता है। तो आज हमने देखा कि खान अधिनियम के अंतर्गत विभिन्न प्रकार के प्रावधान हैं और इन प्रावधानों के आधार पर ही इस अधिनियम के अंतर्गत कार्य किया जाता है। अब हम ये आज का ये जो अध्ययन है इसे आपने सुना और इसे समझा होगा। आप लोगों का सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और इसका अगला जो अधिनियम है उसे हम भाग 2 में अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।